अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम डिस्कस कर रहे हैं बोहर एटॉमिक मॉडल। तो दोस्तों, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स के हमने कुछ ड्रॉबैक्स जो है वो डिस्कस किए थे पिछले लेक्चर्स में, जिस ड्रॉबैक्स की वजह से रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जो है वो फेल हो चुका है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल मेन दो रीज़न की वजह से फेल हो चुका है। उनमें से सबसे पहला जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम है। चूंकि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इट बेस्ड ऑन द क्लासिकल मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसके मुताबिक अगर हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करें तो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रेडिएशन इमिट करता है। जब इलेक्ट्रॉन रेडिएशन इमिट करता है तो वो अपना ऑर्बिट जो है वो चेंज करता है, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो एस ऑर्बिट में है। जब इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में मूव करता है तो इट रेडिएट्स एनर्जी ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। तो आफ्टर इमिटिंग द रेडिएशन या एनर्जी, वो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में आ जाता है। चूंकि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेलरेटेड है तो वो भी एनर्जी इमिट कर रहा है ऑफ सम वेवलेंथ। तो इसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ऑर्बिट में आ जाता है और फाइनली जो है इट शुड बी फॉल ऑन द न्यूक्लियस, लेकिन वो न्यूक्लियस पे गिर नहीं रहा है। तो रदरफोर्ड जो है वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि वो कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे नहीं गिर रहा है। तो इसका रीज़न रदरफोर्ड के पास नहीं था। यानी इन अदर वर्ड्स हम शॉर्टकट में ये कह सकते हैं कि एटम कैसे स्टेबल होता है, इसका रीज़न उनके पास नहीं था। सेकंड जो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। अगर हम इस फिगर को देखें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी इमिट कर रहा है और डिफरेंट वेवलेंथ कंटिन्यूसली जो है वो एनर्जी इमिट कर रहा है। तो रदरफोर्ड के मुताबिक द स्पेक्ट्रम शुड बी कंटिन्यूस, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पास जो स्पेक्ट्रम बन रहा है वो लाइन स्पेक्ट्रम बन रहा है। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो इन दो वजूहात की बिना पर रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो फेल हो गया है। तो इन ऑर्डर टू रिमूव द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, नील बोहर in 1913 suggested that laws of classical mechanics and electromagnetism, which are applicable to big bodies, cannot be applied blindly to the subatomic particles like electron। तो बोहर ने ये सजेस्ट किया कि चूंकि रदरफोर्ड का मॉडल जो है वो क्लासिकल मैकेनिक्स पे या न्यूटोनियन मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे डिपेंड कर रहा है, जो कि वहाँ पे हम डील करते हैं लार्ज बॉडीज़ को, तो वो लॉज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स हम स्मॉल बॉडीज़ जैसे कि इलेक्ट्रॉन है उस पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हर कंडीशन में एनर्जी इमिट नहीं कर रहा है, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होनी चाहिए उसके लिए जिसके तहत इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी इमिट करता हो। तो उन्होंने अपना मॉडल पेश किया विच बेस्ड ऑन 4 बेसिक पोस्टुलेट्स। उन्होंने 4 पोस्टुलेट्स पेश किए हैं, जिसमें सबसे पहला पोस्टुलेट जो है वो ये है। According to this postulate, an electron can revolve around the nucleus of an atom in a circular orbit. The centripetal force required for the revolution is provided by the electrostatic force of attraction between the electrons and nucleus। तो इस पोस्टुलेट के मुताबिक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, और हमें पता है कि सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है। तो नील बोहर ने कहा कि सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रॉन के लिए प्रोवाइड करता है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस। चूंकि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास न्यूक्लियस है, ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है, तो देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस पॉजिटिव चार्ज यानी न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हम लिख सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स चूंकि इक्वल है एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, इट शुड बी इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये
electrostatic force between the electron and nucleus, it provides the centripetal force। तो ये उसका फर्स्ट पोस्टुलेट है। सेकंड पोस्टुलेट जो है वो ये कहता है an electron can revolve only in those circular orbits for which the angular momentum is integral multiple of h cut। These orbits are known as allowed orbit या stationary orbit। तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है ऐसा नहीं है कि लेट सपोज ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन कहीं भी उसके अराउंड मोशन कर रहा हो। तो उन्होंने कहा कि खास ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट में जो है वो उसकी मोशन होनी चाहिए, और वो सर्कुलर ऑर्बिट ऐसे हो जिसकी एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच कट हो, यानी एल इज इक्वल टू एन एच कट। यहाँ पे एन जो है दिस इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और इट शोज द ऑर्बिट। अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो एन इज इक्वल टू 1, अगर ऑर्बिट सेकंड है तो n इज इक्वल टू 2। और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि चूंकि L जो है दिस इज इक्वल टू R क्रॉस P, दिस इज इक्वल टू n, H कट जो है वो बराबर है H डिवाइडेड बाई 2 पाई। यहाँ पे H जो है दिस इज ए प्लैंक कांस्टेंट, और हमें पता है कि P जो है दिस इज इक्वल टू mv। तो लिहाजा हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि mv_r इज इक्वल टू nh डिवाइडेड बाई 2 पाई। और इसको हम कह सकते हैं कि बोहर क्वांटाइजेशन। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं जहाँ पे एंगुलर मोमेंटम जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ nh डिवाइडेड बाई 2 पाई हो, और यहाँ पे r जो है दिस इज इक्वल टू nh डिवाइडेड बाई 2 पाई m इंटू v। इसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन या तो इस ऑर्बिट में होना चाहिए, या जो है अगर सेकंड ऑर्बिट यहाँ है तो यहाँ पे होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। इस आर की एक स्पेसिफिक वैल्यू होनी चाहिए, या तो इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पे, या अगर तीसरा ऑर्बिट है तो यहाँ पे होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन या न तो यहाँ पे हो सकता है और न यहाँ पे हो सकता है। तो दिस इज द सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोहर। According to third postulate, while revolving in stable or stationary orbits, the electron do not radiate energy in spite of their acceleration towards the orbit। तो according to बोहर third postulate, इलेक्ट्रॉन जब स्टेबल ऑर्बिट्स या स्टेशनरी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा होता है तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता। यानी रदरफोर्ड के मुताबिक जब एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स है वो एनर्जी रेडिएट करता है, लेकिन बोहर यह कहता है कि इलेक्ट्रॉन जब स्टेशनरी या स्टेबल ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उस वक्त जो है वो एनर्जी इमिट नहीं कर रहा होता है। वो एक खास सिचुएशन में एनर्जी जो है वो इमिट करता है, जो कि वो फोर्थ पोस्टुलेट है। तो अकॉर्डिंग टू द फोर्थ पोस्टुलेट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, when electron jumps from one orbit to another, it radiates absorbed energy in the form of photons whose energy is equal to the difference in energy between the two orbits। तो according to the postulate, इलेक्ट्रॉन उस वक्त एनर्जी इमिट करता है जब वो जंप कर रहा होता है फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट। फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास एक ऑर्बिट है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो E1 है, और ये सेकेंड ऑर्बिट है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो E2 है। अगर इलेक्ट्रॉन इस हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट की तरफ आ रहा है, जंप कर रहा है, तो इस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन एनर्जी जो है वो रेडिएट कर रहा होता है, और वो एनर्जी जो है इट इज़ इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दिस टू ऑर्बिट्स, यानी EI माइनस EF। तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि HF इज इक्वल टू EI माइनस EF। और सेकंड ये कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर रहा है फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिट टू हायर एनर्जी ऑर्बिट,
तो इट मस्ट एब्जॉर्ब सम एनर्जी, यानी जब हम इसको एनर्जी देंगे तो वो उस वक्त जंप कर रहा होता है फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिट टू हायर एनर्जी ऑर्बिट। और जब ये जंप कर रहा होता है टू हायर एनर्जी ऑर्बिट तो इट्स स्टे फॉर ए स्मॉल टाइम, और वो स्मॉल टाइम है 10⁻⁻8 सेकेंड। तो उसके बाद जो है वो दोबारा लोअर एनर्जी ऑर्बिट की तरफ जंप करता है और वो ऑब्जर्व्ड एनर्जी रेडिएट करता है। तो दिस इज द फोर पोस्टुलेट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। और बोहर के ये जो फोर पोस्टुलेट है ये जस्ट एजम्पशन है। इस एजम्पशन का बोहर के पास कोई रीजन नहीं है। फाइनली 10 ईयर लेटर द रीजन वाज फाउंड बाय डी ब्रोगली, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो दिस इज समथिंग अबाउट द बोहर एटॉमिक मॉडल। थैंक यू।